चैप्टर 61 लौटाएगा? किससे? दीदी, क्या तुम्हारी बातें ज्यादा कठोर नहीं हैं? क्या थोड़ा सा पैसा उधार मांगना तुम्हें तंग करना कहलाता है? मैंने तो यही नहीं कहा कि मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, वांग यूनफर ने होंठ मोड़ते हुए कहा। आखिरकार मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। काय चुनवा का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। लगता था कि उसे वांग यूनमे की बात पसंद नहीं आई। उसने तुरंत कहा, सब कहते हैं खून पानी से गाढ़ा होता है, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हारा भाई अब छोटा नहीं है, अब जाकर उसे शादी का मौका मिला है। पहले तुम उसे पैसे उधार दे दो, जब उसके पास पैसे होंगे तो वो तुम्हें लौटा देगा। हाँ बिल्कुल, वांग यूनफर बड़बड़ाया। लौटाएगा? वांग यून में ऐसे हंस पड़ी जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। गुस्से में हंसते हुए उसने बेपरवाह से दिखने वाले वांग यूनफर की ओर देखा और काय चुनवा से कहा, माँ, आप 1 लाख युआन मांग रही हैं। क्या आपको पता है 1 लाख युआन कमाने के लिए मुझे कितने साल सुबह सुबह उठकर रात देर तक काम करना पड़ता है? अच्छा, मान लो जैसे आप और यूनफर कह रहे हो कि वो मुझे लौटाएगा, लेकिन उसके पास ऐसा क्या है कि वो कभी लौटाएगा? वांग यूनमे ने उंगली उठाकर वांग यूनफर की ओर इशारा किया। क्या आप अपने बेटे को नहीं जानती? बचपन से ही जुआ खेला, झगड़े किए, औरतों के पीछे भागा। कब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया? बड़ी बहन होकर मैंने कितनी बार उसके पीछे से उसके गंदे कामों को संभाला है। आप दोनों बुजुर्ग जानते भी हैं कि आपने उस पर कितना पैसा खर्च किया है। इतने सालों से उसे कोई लड़की क्यों नहीं मिली? जब भी लोग सुनते कि वो वांग परिवार का छोटा बेटा है तो दूर भाग जाते। यहाँ तक कि रिश्ता कराने वाले भी उससे पैसा नहीं कमाना चाहते थे। लेकिन अब जब वो 30 के पार है और शादी नहीं कर पा रहा, तो इसका इल्जाम मुझ पर क्यों डाला जा रहा है, उसकी बहन पर? वांग यूनमे ने जैसे ही पुरानी बातें गिनाई, वांग यूनफर तुरंत भड़क उठा। वो सोफे से खड़ा होकर चिल्लाया, दीदी, अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती तो मत दो। इन सब बातों को गिनाने का क्या मतलब है? क्या तुम खुद क्लब में औरतों को एंटरटेन नहीं करती? हम दोनों एक ही स्तर के हैं, एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाना? चटाक। जैसे ही वांग यूनफर ने अपनी बात खत्म की, उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। हरामी। वांग यूनमे का पूरा शरीर कांप गया और उसने मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू रोके। वो जानती थी कि उसके काम को लोग इज्जतदार नहीं मानते। उसे ये भी पता था कि लोग उसके पीछे अक्सर बातें बनाते हैं। लेकिन जब ये जहर उसके अपने छोटे भाई के मुंह से निकला और सीधे उसके चेहरे पर फेंका गया, तो वांग यूनमे का दिल टूट गया। हालांकि भाइयों के साथ उसका रिश्ता पानी जैसा हल्का था, लेकिन दुनिया में वही उसका परिवार कहलाते थे। ऐसे में वो कैसे निराश न होती? वांग यूनफर का चेहरा जलने लगा और वो लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो जानता था कि उसकी बहन का स्वभाव तेज है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हाथ उठा देगी। वो इतना हक्का बक्का रह गया कि जवाब देना ही भूल गया। काय चुनवा भी दंग रह गई। उसने नहीं सोचा था कि वांग यूनमे इतनी उत्तेजित हो जाएगी। वो हल्की आवाज में बोली, यूनमे, तुम्हारा भाई परेशान था, इसलिए उसने बातें संभाल कर नहीं कही। तुम इन्हें दिल पर मत लो। लेकिन कुछ ही शब्दों में बुजुर्ग औरत ने मुद्दे को वहीं वापस खींच लिया। लेकिन तुम खुद जानती हो, अगर तुम्हारे भाई का ये रिश्ता टूट गया तो शायद उसे भविष्य में कोई और औरत नहीं मिलेगी। बड़ी बहन होकर क्या तुम्हें यह मंजूर है? इतना कहकर बुजुर्गा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारा बड़ा भाई मेहनती है। तुमने भले ही बहुत कष्ट झेले, लेकिन तुम्हारे पास बेटा और बेटी दोनों हैं। यूनजी की जिंदगी कठिन है, लेकिन उसका पति उसे बहुत मानता है। अब बस यूनफर ही बचा है। अगर किसी दिन तुम्हारे पिता और मैं इस दुनिया में न रहे तो वो अकेला रह जाएगा। बताओ तब क्या होगा? चैप्टर 62 पैसा है पर उधार नहीं देंगे। बुजुर्गा औरत कह सकती थी कि अब वो जबरदस्ती और भावुकता दोनों तरीके अपना रही थी। जब जबरदस्ती काम नहीं आई तो वो आंसू बहाने लगी। लेकिन वांग यूनमे अब इस चाल की आदी हो चुकी थी। पहले वो परिवार के नाम पर नर्म पड़ जाती थी, लेकिन इन सालों में उसने समझ लिया था कि उसके माता पिता के दिल में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। माँ, आपने मेरे बड़े भाई से क्यों नहीं कहा? उसने इन सालों में कारोबार से कितना पैसा कमाया है। हालांकि 1 लाख युआन कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके लिए निकालना मुश्किल भी नहीं है ना? वांग यूनमे ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में माँ के आंसुओं के लिए कोई नरमी नहीं थी। काय चुनवा ने बेटी के लहजे से समझ लिया कि आंसू बहाना बेकार है। तुरंत ही जैसे नल बंद हो गया हो, रोना बंद कर दिया। बिल्कुल, हम पहले तुम्हारे बड़े भाई के पास ही गए थे, लेकिन उसने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। अभी उसके पास कैश की कमी है।
अगर वो यूनफा की शादी के लिए पैसे देगा तो उसकी कंपनी की पूंजी श्रृंखला ही टूट जाएगी। ये सुनकर वांग यूनमे के दिल में एक कड़वी हंसी उठी। अभी पिछले हफ्ते ही उसने अपने भाई को उसकी रखेल के साथ घर देखने जाते देखा था। अब वो ऐसा झूठ कर माँ को बहका रहा है। बचपन से ही उसके माता पिता चारों बच्चों में सबसे ज्यादा बड़े बेटे पर ही जान छिड़कते थे। उसी को पढ़ाई का मौका दिया, बाकी सबको दबाया। अब वो सफल और अमीर हो गया, लेकिन शुक्रगुजार नहीं हुआ। हर महीने जो खर्च वो माँ बाप को देता, वही बाकी भाई बहनों के बराबर देता, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। फिर भी माता पिता उसी की सुनते और हर बात में उसे पहले रखते, कभी उसे मुश्किल में नहीं डाला। तो यूनफा का घर क्या हुआ? वांग यूनमे जानती थी कि माँ से बड़े भाई की बात पर बहस करना बेकार है, इसलिए उसने छोटे भाई की बात छेड़ी। उसके पास साउथ सिटी में एक घर था। माता पिता ने मेहनत करके 2 घर खरीदे थे, एक बड़े भाई के लिए और एक छोटे भाई के लिए। भले ही दोनों साउथ सिटी में पुराने फ्लैट थे, लेकिन उन्हें बेचने पर लाखों मिल सकते थे और जल्द ही साउथ सिटी का रीडेवलपमेंट होने वाला था। अगर इंतजार करें तो मुआवजे के पैसे से नया घर आसानी से खरीदा जा सकता था। लेकिन माँ और भाई को शायद रीडेवलपमेंट की खबर तक नहीं थी। वांग यूनफा ने अपना दुखता गाल सहलाते हुए सोफे पर फिर बैठकर कहा, क्या उस घटिया घर से शादी होगी? बेच भी दे तो नया घर खरीदने के लिए काफी नहीं होगा। सही कहा, काय चुनवा ने हामी भरी। लड़की ने साफ कहा है कि उसे नया घर चाहिए, ऊपर से दहेज और बाकी रस्म रिवाजों पर भी पैसे चाहिए। साउथ सिटी का तो जल्द ही। माँ, वांग यूनमे अपनी बात कह ही रही थी कि तभी जियान आई रसोई से बाहर निकल आई और बीच में बोल पड़ी, मानो बेटी पर घर की परेशानियां न थोपनी चाहती हो। वांग यूनमे तुरंत चुप हो गई और बोली, सीओआई, खाना खा लिया? माँ की लाल आंखें देखकर जियान की नजरें गहरी हो गईं। वो रसोई से सब कुछ सुन चुकी थी। वो तुरंत सिर हिलाकर आगे बढ़ी और बिना माँ को बोलने का मौका दिए सीधे काय चुनवा और वांग यूनफा की ओर देखकर ठंडी आवाज में बोली, क्या दादी और अंकल पैसे उधार लेने आए हैं? सीओआई, ये बड़ों की बातें हैं। तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, इसकी चिंता मत करो। वांग यूनमे ने बेटी के बदलते अंदाज को महसूस किया और उसे पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो वाली घटना याद आ गई। काय चुनवा और वांग यूनफा भी भौंचक के रह गए। हालांकि वो उनकी पोती थी, लेकिन जियान हमेशा कोमल, कमजोर और चुप सी रहती थी। उन्हें वो कभी पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब जब वे दोनों खामोश रहे, जियान ने माँ की बात अनसुनी की और सीधे सोफे पर बैठ गई। सिर उठाकर ठंडे लहजे में बोली, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हम उधार नहीं देंगे। चैप्टर 63, इंसानियत के हिसाब से ही मिलेगा बर्ताव। जियान का लहजा अपनी दादी से भी ज्यादा ठंडा था, मानो वो किसी अजनबी से बात कर रही हो जिसका उससे कोई रिश्ता ही न हो। काय चुनवा ने अपनी पोती का ये तेवर पहले कभी नहीं देखा था। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जियान की बातें उसके कानों में कांटे की तरह चुभीं। उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, बच्चों को बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। वांग यूनफा और भी ज्यादा बौखला गया। उसने तुरंत जियान को घूरते हुए ताना मारा, कई महीने बाद अपनी भांजी को देख रहा हूँ और लगता है इसका स्वभाव बदल गया है। पहले तो मच्छर जैसी धीमी आवाज में बोलती थी, अब बड़ों से भी इस तरह बात करने लगी है। वांग यूनमे घबरा गई। चाहे माँ और भाई उससे कितने भी जुल्म क्यों न करें, वे फिर भी जियान की दादी और मामा थे। लेकिन कुछ कहने से पहले ही जियान ने माँ का हाथ पकड़ लिया और उसकी बात गले में अटक गई। यूनमे ने बेटी की तरफ देखा तो जियान का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने कहा, मैं तो इंसान के हिसाब से ही बर्ताव करती हूँ। ये सुनते ही काय चुनवा और वांग यूनफा के चेहरे का रंग उड़ गया। काय चुनवा का मुंह आधा खुला रह गया। वो हैरानी और गुस्से के बीच अटक गई और पल भर को शब्द ही नहीं मिले। वांग यूनफा की गर्दन तनी, उसने हाथ उठाया लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया। उसने दबी आवाज में गाली दी, छोटी कमीनी, क्या बकवास कर रही है तू? सीओआई। वांग यूनमे ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतने कठोर शब्द कहेगी। वो बेबस थी। हालांकि परिवार का रिश्ता कभी गहरा नहीं रहा था, फिर भी एक माँ के तौर पर वांग यूनमे हमेशा चाहती थी कि उसके बच्चे कभी न कभी परिवार से जुड़ाव महसूस करें। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सबका रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन आज बेटी की बेरहम बातों ने ठंडे रिश्ते को पूरी तरह बर्फ बना दिया। माँ, इतने सालों से आपने सहनशीलता और समझौते के बदले में क्या पाया? जियान ने शांत स्वर में माँ की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैं 1 साल की थी, हम तीनों इसी घर में रहते थे। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री था
और हमारे पास कोयला जलाने तक के पैसे नहीं थे। दादी का घर सिर्फ 500 मीटर दूर था, लेकिन कभी किसी ने हमारी परवाह की? जब भाई 6 साल का था, उसे रात में तेज बुखार हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और साउथ सिटी की सड़कें कीचड़ से भरी थीं। आप मामा से मदद मांगने गई कि वो स्कूटर से भाई को अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन वो तो महजों खेलने में लगा रहा और मना कर दिया। आपने छाता पकड़े हुए भाई को पीठ पर उठाया, हर कदम कीचड़ में धंसता रहा। आधा घंटा चलने के बाद भी आप चौराहे तक नहीं पहुंची थी। अगर उस रात अंकल वो न मिले होते तो क्या आपने सोचा है कि क्या हो सकता था? मामा ने बाहर जुआ खेलकर पैसे हारे और दूसरों से छुपाने के लिए हमारे नाश्ते के ठेले का पता दे दिया। दर्जन भर गुंडे आकर ठेला तोड़ गए। आखिरकार आपने 10,000 युआन देकर उसका कर्ज चुकाया। उसने कभी आपका शुक्रिया अदा किया? जब मैं 12 साल की थी, जियान आई की एक एक बात सुनकर वांग युनमे का सिर झुक गया। समय बीतने के साथ वो बहुत सी घटनाएं भूल चुकी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसकी बेटी सब इतनी साफ साफ याद रखती है। अतीत को याद करना आसान नहीं होता, और युनमे के लिए ये घाव हमेशा हरे रहे थे। बेटी की बातें उसे भीतर तक चोट पहुंचा रही थी। वांग युनफे चुप था, क्योंकि इन घटनाओं में ज्यादातर वही शामिल था और बुजुर्गा औरत सब अच्छी तरह जानती थी। लेकिन अब चैप्टर 64 घर के कागजात के बदले सौदा। जियान आई बहुत छोटी थी जब ये सारी घटनाएं हुई थी। सामान्य हालात में उसे इतनी बातें याद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पुनर्जन्म के बाद जियान आई को अपने जन्म से लेकर अब तक की हर घटना साफ साफ याद थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो कुछ जियान आई ने कहा था वो सच था। उसे झुठलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अपनी माँ और भाई के लिए उस रिश्ते को बचाए रखने के लिए वांग युनमे ने बरसों तक कुर्बानियां दी और समझौते किए, लेकिन ये सब उसकी एकतरफा कोशिश थी। ये तथाकथित रिश्तेदार असल में तो खून चूसने वाले पिशाच थे, जिन्हें सिर्फ उसका सब कुछ लूटना था। जियान आई ने अपनी दादी और मामा की ओर नजर डाली। उन्हें चुप देखकर वो धीरे से बोली, दादी, मामा, माँ ने इन सालों में आपके लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी हद पता है। अगर आप खुद को उनकी जगह रखकर सोचें, आखिर हमारे शरीर में एक ही खून दौड़ता है। रिश्ता कितना भी हल्का क्यों न हो, मुझे आपको दादी और मामा ही कहना पड़ता है ना? ये कहते हुए जियान आई ने अपनी कमर सीधी की और मेज पर रखा ठंडा चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया। फिर बोली, मामा आपकी संतान हैं। दादी, आप चाहते हैं कि उन्हें पत्नी मिल जाए, घर बस जाए, ये हम समझते हैं। आखिर वो माँ के भी भाई हैं। माँ भी उनके लिए चिंतित रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप माँ को हल्के में लें और उनसे पैसे मांगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नर्मदिल हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, दादी ने भारी सांस लेते हुए कहा। जियान आई की बातें सुनकर उन्हें भी एहसास हुआ कि उनकी तरफ से गलती हो रही है, इसलिए उनका लहजा कुछ नर्म हो गया। दादी का रुख बदलते ही वांग युनमे का दिल भी पिघलने लगा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि जियान आई ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर बिना रुके बोली, मैंने अभी कहा था कि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हम उधार नहीं देंगे। दादी, ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी पोती का दिल पत्थर का है, लेकिन मुझे यकीन है कि मामा ये पैसे कभी लौटा नहीं पाएंगे। माँ ने ये पैसा कड़ी मेहनत से कमाया है। अगर आप उनकी मेहनत की कद्र नहीं करती, तो कम से कम मैं तो करती हूँ। ये सुनकर वांग युनफे का चेहरा उतर गया। वो भड़कने ही वाला था कि जियान आई ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन आप चाहें तो इसके बदले कुछ दे सकते हैं। बदले? वांग युनफे भौहें चढ़ाकर बोला, मानो समझ ही न पाया हो। मैं बदले में क्या दूं? दादी भी बुदबुदाई। यहाँ तक कि वांग युनमे को भी समझ नहीं आया कि बेटी किस ओर इशारा कर रही है। शुरुआत से लेकर अब तक जियान आई का चेहरा निर्विकार रहा। जैसे ही वो सोफे पर बैठी, उसने पूरे बातचीत का रुख अपने हाथ में ले लिया था। होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसने मामा की ओर देखा और कहा, क्या मामा के पास साउथ सिटी में दादी का छोड़ा हुआ घर नहीं है? उसके कागजात देकर पैसे ले सकते हैं। वांग युनफे पहले तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन जैसे ही उसे जियान आई की बात समझ में आई, वो ताना मारते हुए हंस पड़ा। उस खटारा घर के कितने पैसे मिलेंगे? साउथ सिटी पूरे बायुन सिटी का सबसे गरीब इलाका था और वहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम थी। दादी ने बड़ा घर अपने बड़े बेटे को दिया था। युनफे को जो छोटा आंगन मिला था, उसकी कीमत मुश्किल से 30-40 हजार युआन ही थी। लेकिन उसकी शादी के लिए तो नया घर चाहिए था। जोंगलू डिस्ट्रिक्ट में भी छोटा सा 60 वर्ग मीटर का घर लेने के लिए कम से कम 1 लाख युआन चाहिए।
यही वजह थी कि जियन एआई की बात सुनकर उसने यूं उपहास किया, क्योंकि उस टूटे फूटे घर के कागजों से उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी। तभी जियान आई ने हाथ बांधते हुए सोफे के कोने से टेक लगाई और बोली, मामा का घर अकेले कम कीमती है, लेकिन क्या बड़े मामा के पास दूसरा घर नहीं है? चैप्टर 65 2 लाख युआन, मैं कहती हूँ तो निभाऊंगी। क्या? जैसे ही बूढ़ी औरत ने सुना कि इसमें उसके बड़े बेटे के हित जुड़े हैं, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे बड़े मामा का घर है। जियान आई पहले से ही जानती थी कि दादी का यही जवाब होगा। बचपन से उसने यही देखा था कि बड़े बेटे की बात आते ही सब कुछ उसके पक्ष में हो जाता है। उसके हितों के सामने और किसी की गिनती ही नहीं होती। जियन एआई ने शांति से कहा, दादी, अगर मुझे ठीक से याद है तो वो घर जो आपने और दादा ने बड़े मामा को दिया था, अब सालों से खाली पड़ा है। आंगन में घास आधे मीटर तक उगाए हैं। बड़े मामा अब अपने करियर में सफल हैं। उनके पास शहर में कम से कम 2 मकान हैं। क्या आपको लगता है कि वो कभी वापस साउथ सिटी लौटेंगे? शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि उनके नाम पर वहाँ एक आंगन है। अब जब छोटे मामा को शादी के लिए पैसे चाहिए, तो बड़े मामा कहते हैं कि उनकी कंपनी की कैश फ्लो तंग है। मान भी ले कि ये सच है, लेकिन उस खाली पड़े घर का क्या? क्या उसे बेचकर छोटे मामा की मदद नहीं की जा सकती? या फिर आप बड़े बेटे के घर को छोड़ नहीं सकती और चाहेंगी कि छोटे मामा की शादी ही टूट जाए? उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन शब्द सुइयों की तरह चुभ रहे थे। बूढ़ी औरत घबरा गई और उसे घूरते हुए बोली, बकवास मत करो, तुम्हारे मामा की शादी ज्यादा जरूरी है। जियान आई ने हल्की भौं उठाई और बोली, जब दादी खुद कह रही है कि शादी ज्यादा जरूरी है, तो मैं साफ कह देती हूँ, हम पैसे उधार नहीं देंगे, लेकिन आप 2 घरों के कागजात के बदले ले सकते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो फायदा उठाएं। इन दोनों घरों की असली कीमत अभी सिर्फ 1,10,20,000 युआन होगी, लेकिन हमारा परिवार छोटे मामा की शादी के लिए पूरे 2 लाख युआन देगा। इसे मेरी माँ की तरफ से भाई के लिए एक तोहफा समझ लीजिए। क्या? कितना? वांग यूनफो को लगा उसने गलत सुना है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दादी भी अवाक रह गई। वो तो सोचकर आई थी कि दोनों घरों के बदले सौदा होगा और 1 लाख मिल जाएंगे, पर जियन एआई ने सीधे 2 लाख की पेशकश कर दी। इस वक्त वांग यून में भी शांत हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटी का मकसद क्या है। दिल के भीतर हल्की हैरानी थी कि बेटी ने इतनी दूर की सोच रखी, मगर साथ ही थोड़ी जकड़न भी, क्योंकि सामने वाले उसके अपने भाई थे। जियान आई ने बिना झिझक दोबारा दोहराया, 2 लाख युआन, हमारा परिवार जो कहता है वो करता है। कल अगर आप दोनों घरों के कागजात दे देंगे, तो माँ तुरंत छोटे मामा को 2 लाख युआन दे देंगी। ये रकम जोंगलू डिस्ट्रिक्ट में 80 वर्ग मीटर का घर खरीदने के लिए काफ़ी है। उसके बाद भी अच्छी खासी रकम बच जाएगी। चाहे उसे कार लेनी हो या शादी का दहेज देना हो, हर चीज़ के लिए पैसा होगा। शादी भी धूमधाम से होगी। ये सुनते ही वांग यूनफो की आंखें चमक उठीं। जियान आई की बातों ने उसे पूरी तरह से मना लिया था। 2 लाख युआन में वो घर और कार दोनों खरीद सकता था, और फिर भी कुछ हजार बचे रहते, जबकि इन दोनों पुराने घरों की मार्केट वैल्यू मुश्किल से 1 लाख थी। पर उसकी बहन दोगुनी रकम देने को तैयार थी। वो तुरंत वांग यूनमे की तरफ मुड़ा और पूछा, दीदी, क्या सीओआई सच कह रही है? क्या आप सचमुच मुझे 2 लाख युआन देने को तैयार हैं? वांग यूनमे ने कुछ पल सोचा, फिर दांत भींचकर सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम दोनों घरों के कागजात दोगे, तो मैं तुम्हें 2 लाख युआन दूंगी। इसे कर्ज मत समझना, तुम्हें ये रकम कभी लौटानी नहीं होगी। चैप्टर 66 बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। अगर ये सिर्फ जियान आई कहती तो शायद शक रहता, लेकिन अब जब वांग यूनमे ने खुद सिर हिलाकर हामी भर दी, तो वांग यूनफो की सारी चिंता दूर हो गई। माँ, वांग यूनफो ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती झलक रही थी। बूढ़ी औरत अपने सबसे छोटे बेटे की बात समझ गई। भले ही बड़े बेटे का घर हमेशा खाली रहा हो, लेकिन आखिर वो उसका आंगन था। अब वांग यूनमे की शर्तें साफ थीं, दोनों घरों के कागजात के बदले 2 लाख युआन। कुछ पल सोचने के बाद बूढ़ी औरत ने भी हिसाब लगाया। वो पुराना घर वैसे ही खाली पड़ा था और बेटी ने जो कीमत बताई थी, वो साउथ सिटी की मौजूदा कीमत से कहीं ज्यादा थी। अगर ये सौदा हो गया, तो छोटे बेटे का फायदा ही फायदा था। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और वांग यूनमे से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे बड़े भाई से कह दूंगी। वैसे भी वो घर खाली पड़ा है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बेच दूंगी। तो पक्का हो गया। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वांग यूनफो ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत वांग यूनमे की ओर चमकती नजरों से देखा और कहा,
दीदी, अब आप पलटना मत। वांग युनमे के दिल में हल्का अपराध बोध आया। शायद जब तोड़फोड़ की खबर बाहर निकलेगी तब पछताना उन्हें ही पड़ेगा। लेकिन जियान आई ने गंभीरता से वांग युनफ की ओर देखा और बोली, मैं क्यों पछताऊंगी, लेकिन मामा, आपको भी पछताना नहीं चाहिए। वांग युनफ को और कुछ सोचने की जरूरत नहीं लगी। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि उसका जर्जर घर 2 लाख युआन दिला रहा है, जैसे आसमान से लड्डू गिरा हो। उसने आंखें मिचमचाकर हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। मामला तय हो चुका था। दोनों वहीं और नहीं रुके। वांग युनफ ने दादी को जल्दी जल्दी कहा कि आज ही रात बड़े भाई से घर के कागजात मांग ले। कल सुबह ही उसे 2 लाख मिल जाएंगे। उनके चले जाने के बाद वांग युनमे ने गहरी सांस ली और तनकर खड़े नसों को ढीला किया। अचानक जियन एआई ने मां का हाथ थाम लिया। वांग युनमे ने सिर घुमाकर देखा। बेटी उसके हाथ पर हल्की थपकी दे रही थी। उसका लहजा शांत और दिलासा देने वाला था। मां, मुझ पर इल्जाम मत लगाना। अगर वो बार बार हमसे फायदा उठाने की कोशिश न करते तो मैं कभी उनके खिलाफ योजना नहीं बनाती। मैंने तो सोचा था कि अब जब रिश्ते दूर हो चुके हैं तो हम अलग अलग अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन साफ है कि कुछ लोग हमें चैन से जीने नहीं देना चाहते। वांग युनमे ने होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि बेटी मजबूरी में ऐसा कर रही थी। अगर आज यह मामला सुलझता नहीं तो दादी और भाई तब तक चैन से बैठते ही नहीं जब तक पैसे न मिल जाते। लेकिन आगे होने वाली मुसीबत के बारे में सोचकर वांग युनमे परेशान हो गई। हमने तुम्हारे दोनों मामाओं को बेवकूफ़ बनाया है। अब उनके 2 घरों को 2 लाख में खरीद लिया है। अगर तोड़फोड़ शुरू हो गई तो इन घरों की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और उन्हें 2 रिहायशी मकान भी मिल जाएंगे। अगर ये सच्चाई उन्हें पता चल गई तो वे ज़रूर हंगामा करेंगे। जियान आई हल्का मुस्कुराई और बोली, तो वो हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अपने ही भाइयों के बीच भी हिसाब किताब होता है। बिना वजह कोई किसी को पैसे क्यों देगा? मामा के पास सिर्फ वही आंगन कीमती था। हमने उसे असली कीमत से 10,000 ज्यादा देकर उनकी मुसीबत से निकाला है। इस पूरे मामले से उन्हें ये समझना होगा कि कोई बेवकूफ़ नहीं है और हमारा परिवार आसान शिकार नहीं है। वांग युनमे ने हल्के से सिर हिलाया। फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं। आगे अगर उन्होंने तमाशा किया तो देखा जाएगा। फिर उसने घड़ी देखी और झट से खड़ी हो गई। माँ को काम पर जाना है। तुम घर पर अच्छे से रहना और आज रात जल्दी सो जाना। जियान आई ने सिर हिलाया और देखा कि वांग युनमे जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। चैप्टर 67 बिना फायदे के सुबह जल्दी मत उठो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कॉफ़ी टेबल पर रखे कुछ गिलासों को देखते हुए जियन एआई ने हल्की सांस छोड़ी। लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा तवज्जो देने की सोच सदियों से चली आ रही थी। लेकिन जियन एआई ने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने घर में इसे इतनी शिद्दत से लागू किया जाएगा। नया सहस्राब्दी आने वाला था, फिर भी कुछ लोग इतने पुराने विचारों से चिपके हुए थे। अगर बेटा कह दे कि उसे ठंड लग रही है तो बेटी की खाल उतारकर उसके लिए कपड़े बना देंगे। जियान आई को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। उसके लिए ये रिश्तेदार खून से जुड़े होने के बावजूद अजनबियों से अलग नहीं थे। जब तक फायदा न हो कोई बेवजह सुबह जल्दी नहीं उठता। अगर फायदा न होता तो वो उन बेकार घरों को कभी नहीं खरीदती। ये सोच उसे अपने पिछले जन्म की बिजनेस वुमन की जिंदगी से मिली थी। इसलिए भविष्य में चाहे जो हो, उसने आज जो किया था उस पर उसे पछतावा नहीं होगा। उसने ये सब अपने परिवार के लिए, अपनी माँ और भाई के लिए किया था। दूसरी ओर जैसे ही वे जियान आई के घर से बाहर निकले, वांग युनफ ने बूढ़ी औरत से कहा, माँ, लगता है दीदी ने इन सालों में काफ़ी पैसे कमा लिए हैं। यूं ही 2 लाख युआन निकाल दिए। बूढ़ी औरत ने उसे घूरा। तुझे पता नहीं कहाँ काम करती है वो? वहाँ काम करने वाले सब बड़े बड़े बॉस होते हैं। ये तो सही है, दीदी वहाँ इतने सालों से काम कर रही है, कोई न कोई अमीर आदमी उसे पैसे देता ही होगा। वांग युनफ ने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कार से कहा। बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाते हुए कहा, तू घर जा, मैं तेरे भाई को ये बात बताने जा रही हूँ। लेकिन वांग युनफ ने उसे पकड़ लिया। माँ, माँ, वो बूढ़ी औरत को खींचकर पेड़ की तरफ ले गया और धीरे से बोला, क्या आपको लगता है कि भाई मुझे घर का कागज़ फ्री में दे देगा? अगर उसे पता चला कि दीदी 2 लाख देने को तैयार है तो वो आधा हिस्सा मांगेगा ही। बूढ़ी औरत ने घूरते हुए कहा, क्यों, तू सारा पैसा अकेले रखना चाहता है? वो घर तो तेरे भाई का ही है। अगर बेचेगा तो आधा देना ही होगा। लेकिन ऐसे में मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख बचेगा। नया घर लेने के बाद तो 1 पैसा भी नहीं बचेगा। वांग युनफ ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा।
बूढ़ी औरत ने भौहें सिकोड़ ली। तो तेरा मतलब क्या है? तू चाहता है कि तेरा भाई तुझे वो घर फ्री में दे दे? वांग यूनफर ने हंसते हुए लाड जताते हुए कहा, माँ, भाई की कंपनी के पास लाखों का माल है, क्या उसे ऐसे जर्जर आंगन की परवाह होगी? वैसे भी वो घर सालों से खाली पड़ा है, न तो बेच सकता है न उसमें रहने वाला है। आप कह दो कि ये मुझे शादी का तोहफा दे दे। वैसे भी आपने पहले उससे पैसे मांगे थे, उसने नहीं दिए। अब ये खाली घर दे दे तो क्या जाएगा? असल में वांग यूनफर की नीयत साफ थी, वो पूरे 2 लाख खुद रखना चाहता था। लेकिन ये बात वो सीधे भाई से नहीं कह सकता था, इसलिए माँ को ही मनाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ी औरत भले ही बड़े बेटे को सबसे ज्यादा चाहती थी, लेकिन छोटा बेटा भी उसके लिए उतना ही प्यारा था। अब जबकि उसका छोटा बेटा शादी करने वाला था और वह भावुक भी हो गया था, तो आखिरकार उसका दिल पिघल गया। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं तेरे बड़े भाई से ये कागज मांग लूंगी, लेकिन जरा मुंह बंद रखना। अगर तेरे भाई को पता चल गया कि तूने ये घर अपनी बहन को इतने पैसे में बेच दिया, तो वो मुझे ही दोष देगा। ये सुनकर वांग यूनफा बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से सिर हिलाया। माँ, आप निश्चिंत रहो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। जब मैं शादी कर लूँगा तो आपको खुश करने के लिए जल्दी ही पोता दे दूँगा। बस यही ठीक है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पोता शब्द सुनते ही वो गदगद हो उठी। चैप्टर 68, प्राचीन संप्रदाय के 12 रक्षकों में से एक। रात में जियन एआई ने नहाकर लिविंग रूम को समेटा और फिर टीवी ऑन कर लिया। टीवी पर एक पॉपुलर आइडल ड्रामा चल रहा था। वही घिसा पिटा किस्सा कि एक अमीर सीईओ एक साधारण लड़की से प्यार कर बैठता है। जियन एआई ने एक सेब धोया और ऊबते हुए सोफे पर सिकुड़कर बैठकर देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद ने घेर लिया। वो लगभग सो ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठी और घड़ी देखी, रात के 10:30 बजे थे। जियन एआई ने भौहें सिकोड़ लीं। इस समय कौन हो सकता है? बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाज़ा खोला, पर सामने कुछ नहीं था। जियान आई कुछ बुदबुदाने ही वाली थी कि तभी उसका पूरा शरीर कांप उठा। ओह! वो चीख पड़ी और झटके से पीछे हटी। उसका दिल जैसे बाहर निकलने ही वाला था। दरवाजे पर एक सिल्वर हेयर, चांदी जैसे बालों वाला आदमी सूट पहने एक घुटने पर झुका हुआ था। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी बना हुआ था और बाएं सीने पर टिका था। सिर झुका होने की वजह से उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। जब जियन एआई ने दरवाज़ा खोला था तब वो सामने इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो घुटनों के बल झुका हुआ था। ये क्या था? रात का सन्नाटा और यह अजीब नज़ारा। जियान आई को सचमुच लगा मानो भूत देख लिया हो। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने सामने झुके हुए शख्स को घूरते हुए हिचकिचाकर पूछा, तुम कौन हो? हालांकि वो पुनर्जन्म के बाद मानसिक साधना की कला सीख चुकी थी, लेकिन इस अजीब स्थिति में भी वो शांत नहीं रह पा रही थी। ऊपर से यही शख्स अचानक अंधेरी और ठंडी रात में उसके दरवाजे पर प्रकट हुआ था, जो बेहद विचित्र था। सिल्वर हेयर आदमी झुके ही रहा, लेकिन उसकी आवाज़ गहरी और आदर से भरी हुई थी। मैं प्राचीन संप्रदाय का एक रक्षक हूँ। भविष्यवक्ता बाइजो संप्रदाय मुखिया को प्रणाम करता है। क्या? जियान आई वहीं खड़ी रह गई, अपने लिटिल चेरी बॉल पजामे में, हाथ में रिमोट पकड़े हुए। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या 12 रक्षक? क्या संप्रदाय मुखिया? रुको! जियन एआई का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने उस आदमी की बात का असली मतलब पकड़ा। प्राचीन संप्रदाय। क्या उसकी मानसिक साधना की विधि उसी प्राचीन संप्रदाय से नहीं आई थी? उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़े। उसकी आंखों में अब सतर्कता थी। भौहें चढ़ाते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने अभी कहा कि तुम प्राचीन संप्रदाय से हो? उसकी शंका जायज थी। प्राचीन संप्रदाय उसका सबसे बड़ा राज था। उसने हमेशा सोचा था कि वो अकेली है जिसे इस संप्रदाय के बारे में पता है। उसे अब भी वो सपना याद था जब उसे साधना की विद्या मिली थी कि प्राचीन संप्रदाय हजारों साल पुराना था। उसे कभी यकीन नहीं हुआ था कि 2002 में भी इस संप्रदाय के लोग मौजूद हो सकते हैं। बाइजो अभी भी झुके ही रहा। उसकी साफ और दृढ़ आवाज में गहरा सम्मान झलक रहा था। संप्रदाय मुखिया को सूचित करना चाहता हूँ, मैं प्राचीन संप्रदाय के 12 रक्षकों में से एक हूँ। मैं भविष्यवक्ता बाइजो हूँ। मैंने आपके आह्वान को महसूस किया और आदेश लेने आया हूँ। रुको! जियान आई थोड़ी भौचक्की रह गई। उसके व्यवहार, उसकी वाणी और उसकी पहचान को देखकर जियन एआई का मन उसे सच मानने लगा था। आखिर उसने प्राचीन संप्रदाय का जिक्र किया था, लेकिन उसने कभी इन 12 रक्षकों के बारे में नहीं सुना था। और अगर वो सच में एक था, तो बाकी 11 भी कहीं मौजूद होंगे।
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जियान आई को हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। मैंने तुम्हें कब बुलाया था? क्या तुम कोई पालतू जिन हो? बाई जो ने धीमे स्वर में कहा। संप्रदाय मुखिया, कृपया अपने सीने की ओर देखिए। आप खुद जान जाएंगी कि मैं सच कह रहा हूँ। जियन एआई ने अनायास ही नीचे देखा। उसकी ढीली पजामे के भीतर उसके बाएं सीने पर एक गोल टोटेम चमक रहा था। चैप्टर 69। आपकी रैंकिंग क्या है? जियान आई अचानक चमकते हुए टोटेम को देखकर स्तब्ध रह गई। हालांकि टोटेम छोटा था, जियन एआई को पूरा यकीन था कि उसके शरीर पर पहले कभी ऐसा टोटेम नहीं था। वो केवल 1 घंटे पहले ही नहाकर आई थी। अगर उसके शरीर पर ऐसा टोटेम होता तो उसे शीशे में दिखाई पड़ता। मामला और जटिल होता जा रहा था, जिससे जियन एआई इसे जल्दी पचा नहीं पा रही थी। जैसे ही वो स्तब्ध हुई, जमीन पर घुटनों के बल झुके बाई जो ने अचानक अपने लंबे और पतले हाथ उठाए और काले सूट के नीचे सफ़ेद शर्ट के तीसरे बटन को खोला। जियन एआई के सीने पर जो टोटेम था, उसी के समान पैटर्न बाई जू के सीने पर उभरा। ये भी हल्की चमक के साथ प्रकट हो रहा था। ये हमारे प्राचीन संप्रदाय का चिन्ह है। संप्रदाय मुखिया, मैंने आपका इंतजार किया है। बाई जो की शांत लेकिन उत्साहित आवाज में गंभीरता झलक रही थी। जियन एआई ने होश संभाला और अपना चेहरा ठीक किया। फिर उसने बाई जो से कहा, पहले उठ जाइए। सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं, ये अलग बात थी, लेकिन जियान आई महसूस कर सकती थी कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब से वो आया था, वो उसके सामने घुटनों के बल झुका था। जियान आई को यह असहज लग रहा था। बाई जो ने ये सुनते ही तुरंत आज्ञाकारी ढंग से उठ खड़ा हुआ। उसका कद लंबा और सीधा था, लगभग 1.85 मीटर। जब उसने सिर उठाया, जियन एआई ने अनायास ही गहरी सांस ली। एक आदमी ऐसा कैसे दिख सकता है? वो हंसाने वाला या आकर्षक नहीं था, बल्कि ऐसा सुंदरता भरा था कि महिलाओं को भी फीका पड़ने जैसा लगता था। उसकी फ्रिंज भुहों को ढक रही थी, केवल हल्की ऊपर उठी हुई लोमड़ी जैसी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंतरिक डबल आईलिड्स के नीचे उसके पुतलों में सितारे जैसे छलक रहे थे। पलकों की लंबाई इतनी थी कि 2 मीटर दूर खड़ी जियान आई भी उन्हें देख सकती थी। उसकी नाक की हड्डी मजबूत थी और पतले होंठ गुलाबी और जेली जैसे मुलायम थे। उसके खुले शरीर की त्वचा उजली और चमकदार थी, और चांदी जैसे लंबे बालों के साथ वो सौंदर्य में इतनी परिपूर्ण थी कि देखकर गुस्सा ही आता था। एक महिला के रूप में जियान आई खुद को सुंदर समझती थी, लेकिन इस व्यक्ति के सामने वो तुरंत शर्मसार महसूस करने लगी। वो स्तब्ध थी, लेकिन गुस्से में चिल्ला भी सकती थी। ये पुरुष इतना सुंदर दिखना असंभव था। सबसे बड़ी बात, बाई जो भले ही राक्षस जैसी सुंदरता वाला दिखता था, लेकिन उसका आभा कुलीन और गंभीर था, बिल्कुल हल्का नहीं। रात की हवा का झोंका आया और जियन एआई सिहर उठी। उसने तुरंत कहा, अंदर आइए और बात कीजिए। दरवाज़ा बंद कर दीजिए। दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। जियान आई ने पहले बाई जो का निरीक्षण किया, फिर धीरे से कहा, मैंने प्राचीन संप्रदाय की 12 सेट मानसिक साधना तकनीकें अवश्य ग्रहण की हैं, लेकिन वे सब मेरे सपनों में जबरदस्ती मेरी याददाश्त में डाली गई थी। क्या आप निश्चित हैं कि मैं प्राचीन संप्रदाय की नई संप्रदाय मुखिया हूँ? जियान आई के मन में कई सवाल थे। उसे सब जानना जरूरी था। सामने बाई जो के बारे में फिलहाल वो सिर्फ विश्वास करने को तैयार थी। बाई जू ने हल्का सा सिर हिलाया और जियन एआई की ओर देखा। सही कहा, केवल संप्रदाय मुखिया ही 12 सेट मानसिक साधना तकनीकें सीख सकती हैं। और आप? क्या आप भी प्राचीन संप्रदाय से नहीं हैं? क्या आपको ये तकनीकें नहीं पता? जियन एआई ने तुरंत पूछा। बाई जो ने सिर हिलाया। मैं 12 रक्षकों में से एक हूँ। मुझे प्राचीन संप्रदाय की मानसिक साधना तकनीकें सीखने की योग्यता नहीं है। केवल संप्रदाय मुखिया ही इन्हें सीख सकती है। हालांकि 12 रक्षक सभी अत्यंत कुशल हैं। यद्यपि हम संप्रदाय मुखिया जितने शक्तिशाली नहीं हैं, हर एक में असाधारण क्षमताएं हैं। हमारी रैंक जितनी ऊंची, हमारी शक्ति उतनी अधिक। जियन एआई ने ये सुनकर जिज्ञासा और दिलचस्पी महसूस की। उसने अपनी आंखें हल्की सी संकीर्ण की और इस राक्षस जैसे सुंदर आदमी की ओर ध्यान से देखा। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो आपकी रैंकिंग 12 रक्षकों में क्या है? चैप्टर 70। मेरे पास बहुत पैसा है। बाई जो का सुंदर चेहरा इस सवाल पर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने जियान आई की रुचि भरी नजरों की ओर झांका और धीरे से कहा, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ और 12 रक्षकों में 11वें स्थान पर हूँ। जियन एआई ने पलक झपकाई। उसे समझ नहीं आया कि अब कौन सा हाव भाव दिखाए। बाई जो की शालीनता और कुलीन व्यक्तित्व को देखकर उसने सोचा कि वो 12 रक्षकों में सबसे श्रेष्ठ होगा।
उसे नहीं लगा था कि वो नीचे से दूसरा स्थान रखता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए जियान आई ने सामान्य चेहरा बनाए रखा और बेरुखी से कहा, आपने भी कहा कि 12 रक्षक सभी अत्यंत सक्षम लोग हैं। आज के समाज में शायद वे अकेले ही किसी भी कार्य को संभाल सकते हैं। आम लोग उनकी काबिलियत तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, बाईजो ने हल्की खांसी की और अपने आप को स्वीकार किया। संप्रदाय मुखिया से छिपाने की हिम्मत मुझे नहीं है। भले ही मैं 11वें स्थान पर हूँ, मेरी ताकत 12 में सबसे कम है। जियन एआई का चेहरा स्तब्ध हो गया। वो भ्रमित थी। 12 में से भी कमजोर? जियन एआई ने बेहिचक पूछा। वह बाईजो ने अनजाने अर्थ के साथ कड़वा मुस्कुराया। फिर जियान आई से कहा, संप्रदाय मुखिया, आप भविष्य में उससे मिलेंगे। जब समय आएगा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वो वास्तव में काफी रहस्यमयी था। जियन एआई ने हाथ बांधकर सोफे पर झुकते हुए बाईजू को देखा। इस समय उसे थोड़ी राहत मिली और उसके नसों का तनाव कम हुआ, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि सामने वाला उसका सम्मान नकली नहीं कर रहा। फिर भी उसे अपनी पहचान और 12 रक्षकों के बारे में सब जानना था। मुझे लगता है कि आपने जो बुलाया वो मेरे सीने पर टोटेम है। चूंकि आप और मेरे पास ये हैं, बाकी लोगों के पास भी होना चाहिए, है ना? फिर आप अकेले क्यों आए? जियन एआई ने पूछा। संप्रदाय मुखिया, आपको शायद यह नहीं पता, प्राचीन संप्रदाय 1000 साल पुराना है। आज इस संप्रदाय में शायद 100 से भी कम लोग बचे हैं। ये लोग आमतौर पर एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते और साधारण लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं। प्राचीन संप्रदाय के लोगों को पहचानने का एकमात्र तरीका भविष्यवक्ता की क्षमता है। प्राचीन काल से संप्रदाय में केवल एक ही भविष्यवक्ता होता है, और मैं वही हूँ, बाईजो ने समझाया। जियन एआई ने हल्का सिर हिलाया। वो समझ पा रही थी कि बाईजो क्या कहना चाहता है। वर्तमान में उसके अलावा संप्रदाय मुखिया और 12 रक्षक ही सक्रिय हैं। बाकी कुछ साधारण सदस्य हैं, लेकिन वे आम जीवन जी रहे हैं क्योंकि वे कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते और नहीं जानते हैं कि कौन कौन है। इसका ज्ञान केवल सामने वाला भविष्यवक्ता बाईजो के पास है। एकमात्र भविष्यवक्ता के रूप में बाईजो ने उसकी संप्रदाय मुखिया के रूप में उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन बाकी 12 रक्षक उसे महसूस नहीं कर सकते। तो क्या आपने बाकी 12 रक्षकों को खोजने के लिए अपनी भविष्यवक्ता क्षमता का इस्तेमाल किया? जियन एआई ने हल्का सा पूछा। बाईजो ने हल्का सिर हिलाया। शर्म के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन 12 रक्षकों में एक होने के अलावा मेरी कोई विशेषता नहीं है। जियान आई, कोई मानसिक साधना तकनीक नहीं? बाईजो ने सिर हिलाया। जियान आई, तो सामान्य युद्धकला? बाईजो ने सिर हिलाया। जियान आई, छिपे हथियार, निशाना लगाना, या रोगियों का इलाज और लोगों को बचाना? बाईजो ने सिर हिलाया। जियान आई, ओह सही। बाईजो ने कुछ याद किया। उसने अपना सुंदर चेहरा उठाया और चमकती आंखों से जियन एआई की ओर देखा। अगर संप्रदाय मुखिया मुझसे पूछे तो मेरे पास पैसा है। जियान आई, हाँ, बहुत सारा पैसा। जैसे ही बाईजो ने अचानक अपनी एक अच्छी विशेषता खोज ली हो। वो ऐसा लग रहा था कि वो साख लेने के लिए कह रहा है। चैप्टर 71, तुम्हें मेरे पैसे इस्तेमाल करने होंगे। जियान आई चुपचाप अपना माथा पकड़ लिया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बाईजो ने खुद से जीवंत रूप में बोलना शुरू कर दिया। संप्रदाय मुखिया, आप भी जानते हैं कि हम प्राचीन संप्रदाय हैं, लेकिन सदियां बीत चुकी हैं और हम सभ्य समाज में पहुंच चुके हैं। भले ही बाकी 12 रक्षकों के पास अद्वितीय कौशल हो, आज के समाज में सबसे व्यवहारिक चीज पैसा है। पैसे से दुनिया घूमी जा सकती है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं किया जा सकता। यही आज के समाज की सच्चाई है। और मैं, बाईजो, के पास पैसा है। मेरा पैसा संप्रदाय मुखिया का पैसा है, जो प्राचीन संप्रदाय का पैसा है। जब तक संप्रदाय मुखिया कहे, मैं अपना सारा पैसा संप्रदाय मुखिया को दे सकता हूँ। नहीं, नहीं। जियान आई चौंक गई और तुरंत हाथ हिलाया। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। उसके माथे पर 3 काले निशान बन गए। शुरुआत में बाईजो ने उसे यह महसूस कराया था कि भले ही वो थोड़ा आकर्षक और फ्लिटी हो, वो शालीन और कुलीन भी है। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बहुत बोलने वाला बन गया। जियान आई स्तब्ध रह गई और समझ नहीं पाई कि असली वो कौन है। अचानक जब बाईजू ने सुना कि जियन एआई उसके पैसे नहीं चाहती, वो खड़ा हुआ और जमीन पर घुटने टेक दिए। उसके सुंदर चेहरे पर कष्ट और शिकायत की झलक थी। उसने अपना घुटना जियन एआई की ओर रगड़ा, जिससे वो डर गई। वो सोफे पर कूद गई और घबराकर बोली, बाईजो, तुम क्या कर रहे हो? बाईजू ने आशा भरी नजरों से जियन एआई की ओर देखा।
संप्रदाय मुखिया, तुम्हें मेरे पैसे इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो मैं खुद को बेकार महसूस करता हूँ। और देखो, तुम अब जिस जगह रह रही हो वो भले ही गर्म है लेकिन बहुत तंग और साधारण है। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक विला खरीद दूँ जिसमें बगीचा, स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स हो। तुम अब भी स्कूल में हो, है ना? स्कूल कैसे जाओगी? साइकिल से? टैक्सी बुलाकर? नहीं, ये सब काम नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार खरीदनी होगी। कैसे? 30 कारें? नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है। 7 कारें? थोड़ी कम है, लेकिन हफ्ते में हर दिन अलग कार इस्तेमाल कर सकती हो। ओह माय, संप्रदाय मुखिया के लिए कैसे बर्दाश्त कराऊं? बेहतर है 30 खरीद लूं। ब्ला ब्ला। जैसे ही बाईजू ने महसूस किया कि ज़ेन एआई, संप्रदाय मुखिया, ने अपनी सतर्कता थोड़ी ढीली कर दी, उसने अपनी प्रवृत्ति खोल दी। जियान आई की स्तब्ध नज़रों के सामने उसने मशीनगन की तरह बोलना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद, संप्रदाय मुखिया, आपके लिए हम हवाई में कुछ द्वीप खरीदते हैं। इन्हें अलग अलग स्टाइल में बनाया जा सकता है। जब समय मिले आप छुट्टियां भी मना सकते हो। अगर आपको उष्णकटिबंधीय जगहें पसंद नहीं हैं तो आप दक्षिण ध्रुव भी जा सकते हो। बाईजू ने देर तक बातें खींची और वह अपनी पूरी संपत्ति ज़ेन एआई पर खर्च करने के लिए उत्सुक था ताकि अपनी उपयोगिता दिखा सके। जियान आई को लगा कि यदि उसने उसे रोक नहीं दिया तो वह पैसे खर्च करके उसे अंतरिक्ष तक भेज देगा। बाईजो, संप्रदाय मुखिया, तुम्हें चांद पसंद है? जियान आई सिहर गई और तुरंत रोक का इशारा किया। बिल्कुल यहीं रुको। बाईजो ने पलक झपकाई और उसके सुंदर चेहरे पर भ्रमित अभिव्यक्ति आ गई। ज़ेन एआई ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठे बाईजू की ओर देखा। यहाँ बैठो। ओह, बाईजो ने ये सुनकर आज्ञाकारी होकर सोफे पर लौटकर बैठ गया। जियान आई ये देखकर बैठ गई। हंसना है या रोना, ये समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा था कि वो एक गंभीर और स्थिर व्यक्ति है। अंत में उसे अब भी पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या है। मैं अब काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, और इसके अलावा मैंने अभी अभी प्राचीन संप्रदाय की संप्रदाय मुखिया के रूप में स्थिति स्वीकार की है, इसलिए मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा समायोजित होने में। ज़ेन एआई ने निराश बाईजू की ओर देखा और कहा, बाईजो, तुम्हारी भली मंशा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ी तो मैं मांग लूँगी। चैप्टर 72, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। बाईजू ने स्वाभाविक रूप से ज़ेन एआई की बातों की अवहेलना नहीं की, इसलिए वो सिर हिलाकर सहमति दे दिया। फिर थोड़ी सोच विचार के बाद उसने जियान आई की ओर देखा और पूछा, संप्रदाय मुखिया, क्या आप बाकी लोगों से मिलना चाहती हैं? अगर उन्हें पता चले कि मैंने आपको ढूंढ लिया है तो वे बहुत खुश होंगे। 12 रक्षकों के साथ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ज़ेन एआई ने बिना सोचे हाथ हिलाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह अभी सही समय नहीं है, इस बात को गुप्त रखो। जियान आई प्राचीन संप्रदाय के सदस्यों से प्रतिरोध नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अभी अभी अपनी इस पहचान के बारे में जाना था। इसके अलावा, जैसा कि बाईजो ने कहा, 12 रक्षक अब सामान्य जीवन जी रहे थे और जियान आई खुद भी। वो अपनी अचानक प्रकट हुई संप्रदाय मुखिया की स्थिति के कारण सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जब तक आवश्यक न हो, सबका जीवन शांतिपूर्ण होना चाहिए। बाईजो बुद्धिमान व्यक्ति था। वो आसानी से ज़ेन एआई के विचारों का लगभग 70 से 80% अनुमान लगा सकता था और उसने अपनी समझ जताई। तो फिलहाल मैं इस मामले की जानकारी किसी और को नहीं दूंगा। लेकिन संप्रदाय मुखिया, कृपया मुझे आपके पास रहने दे, नहीं तो भविष्य में अगर कुछ भी हुआ मैं दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं रह पाऊंगा। बाईजो का गंभीर चेहरा लौट आया। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने सिर को झुकाकर अपनी दृढ़ता दिखाई। ज़ेन एआई ने उसे देखा। चूंकि उसने पहले ही अन्य लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था, इसलिए अब बाईजो को मना करना भी अनुचित लगेगा। इसके अलावा पुनर्जन्म के बाद उसका 14 साल का उम्र बहुत ही नाजुक था। वो भी कुछ करना चाहती तो हिचकिचाती थी। अगर बाईजो उसके पास रहकर उसकी मदद कर सकता है तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ज़ेन एआई ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। अगर तुम्हारे लिए सुविधाजनक है तो रहो। बाईजो ये सुनकर खुश हो गया। धन्यवाद संप्रदाय मुखिया। जब बाईजो गया तब तक सुबह हो चुकी थी। जियान आई सोफे पर बैठी थी और लंबे समय तक खुद को शांत नहीं कर पाई। ये पता चला कि इस दुनिया में प्राचीन संप्रदाय के करीब 100 लोग हैं और पुनर्जन्म के बाद वो चुनी हुई संप्रदाय मुखिया थी। ये बातें बहुत असंभव लग रही थीं। अगर उसने खुद अनुभव न किया होता तो ज़ेन एआई शायद विश्वास नहीं करती।
अगली सुबह जियान आई और गुआनटाओ नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट स्टॉल पर पहुंचे। सीओआई, अगर यहाँ का ध्वंस हो गया तो क्या हम आंटी मे के तले हुए तेल की डोई नहीं खा पाएंगे? गुआनटाओ उदास होकर बोली। साउथ सिटी के कई ब्रेकफास्ट स्टॉल्स में वांग युनमे के तले हुए तेल की डोई खास थी। गुआनटाओ जियान आई के साथ बड़ा हुआ था और वो भी बचपन से ये डोई खाती आई थी। अब भविष्य में होने वाले ध्वंस को सोचकर ये ब्रेकफास्ट स्टॉल भी बंद हो जाना तय था। जियान आई ने गुआनटाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर धीरे से कहा, मेरी माँ बहुत मेहनत करती है। यदि यह जगह ध्वंसित भी न हो तो भी मैं किसी न किसी तरह से उसे ये ब्रेकफास्ट स्टॉल बंद करने के लिए सोचती। गुआनटाओ ने अपनी आंखें अंदर व्यस्त वांग युनमे की ओर उठाई। फिर उसने समझदारी से सिर हिलाया। आंटी मे के लिए 2 बच्चों की देखभाल अकेले करना बहुत कठिन है। लोग आते और जाते रहे। जियान आई और गुआनटाओ नाश्ता खत्म करके स्कूल जाने वाले थे कि उन्होंने दूर से वांग युनफे को दौड़ते हुए देखा। स्टॉल तक पहुंचने से पहले वांग युनफे ने पूरी आवाज में चिल्लाया, दीदी, दीदी। जब वांग युनमे ने आवाज सुनी तो उसने स्टॉल से सिर बाहर निकाला। वांग युनफे को देखते ही वो थोड़ी चौंक गई। इतनी सुबह तुम क्या कर रहे हो? क्या नाश्ता कर रहे हो? वांग युनफे मुस्कुराया। स्पष्ट था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने दस्तावेज फाइल निकाली और हाथ में लहराई। कौन सा नाश्ता? दस्तावेज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चैप्टर 73 बाद में कागजी काम निपटाएं। वांग युनमे चौंक गई जब उसने ये सुना। उसने अपने हाथों के आटे को एप्रन पर मसलते हुए जल्दी से बाहर चली गई। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। क्या हमने कल रात ही इस पर फैसला नहीं किया था? वांग युनफे मुस्कुराया। जब उसने सोचा कि 2 बेकार घरों के बदले 2 लाख युआन मिल सकते हैं तो उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। बेशक मैं जल्दबाजी में हूँ। मेरी पत्नी मुझसे जल्दी कर रही है। मुझे जल्दी से पैसा चाहिए ताकि नया घर खरीदा जा सके। तभी तुम्हारा भाई जल्दी शादी कर पाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, वांग युनमे ने दस्तावेज देख लिया। वहाँ सिर्फ वांग युनफे का घर नहीं था बल्कि वांग युनयोंग का भी था। क्या तुम कल रात भाई के घर जाकर ये लेकर आए थे? वांग युनमे ने वांग युनफे से पूछा। वो थोड़ी शक करती थी। उसके भाइयों के बीच संबंध तो अच्छे थे लेकिन वो इतनी जल्दी घर का दस्तावेज नहीं दे सकते थे। आखिरकार घर कई सालों से खाली था, लेकिन अगर इसे बेचना चाहा तो ये कई हजार युआन का होता। वांग युनफे ने सिर हिलाया। नहीं, नहीं, माँ ने ही इसे लिया। मैं भाई से कैसे मांग सकता था? वांग युनमे ने समझदारी से सिर हिलाया। अगर माँ चाहती तो यह मामला ज्यादा तार्किक था। जियान यू जियान आई के पास आया और भौहें चढ़ आईं। क्या हो रहा है? क्यों चाचा ये दस्तावेज यहाँ लाए? जियान आई मुस्कराई और धीरे से जियान यू को बताने लगी कि उसकी दादी और चाचा कल रात पैसे मांगने आए थे। पास खड़ी गुआनटाओ भी सब सुन रही थी। मतलब तुमने यंगर अंकल और एल्डर अंकल के घर 2 लाख युआन देकर खरीदे और उन्होंने ध्वंस के मामले को छुपाया रखा? जियान यू हैरान था। उसकी समझ के अनुसार उसकी बहन ऐसा कभी नहीं करती। इसके अलावा उस स्थिति में ऐसा हल निकालना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी बहन केवल 14 साल की थी। उसने ये कैसे सोचा? तुम ग्रैंडमा और अंकल को भी जानते हो। अगर वे हमारे परिवार से पैसा नहीं ले सकते तो वे हंगामा करेंगे। इसके अलावा अंकल को जल्दी शादी करनी है। अगर हम उन्हें पैसा उधार देंगे तो हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि वे वापस करेंगे या नहीं। यही अब एकमात्र तरीका है। हमारा परिवार अकेला नहीं सह सकता। जियान आई ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। गुआनटाओ ने भी जियान आई के परिवार की स्थिति समझी। उसने सिर हिलाया और कहा, भाई यू, जियान आई सही कह रही है। तुम उनकी मदद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ फायदा मिलना ही चाहिए। जियान यू ने धीरे से सांस ली। उसने सोचा कि उसका चाचा अपनी माँ के साथ कैसे व्यवहार करता था। इस समय वो उनके लिए सहानुभूति नहीं रख सकता था, लेकिन जब उसने भविष्य में होने वाले ध्वंस की खबर सोची तो उनकी आदतों को देखते हुए तब संभालना आसान नहीं होगा। तुम लोग अब स्कूल जाओ, देर हो जाएगी। जियान यू ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बहन की ओर मुड़ा। अपना भाई ऐसा कह रहा था तो जियान आई ने समझ लिया कि वो और उसकी माँ के पक्ष में है। उसने और कुछ नहीं कहा और गुआनटाओ के साथ जाने लगी। दीदी, तुम्हारा काम सुबह 8 या 9 बजे तक खत्म हो जाएगा ना? जब खत्म हो जाए तो चलो कागजी काम निपटाएं। तुम मुझे जल्दी पैसे भी दे सकती हो। वांग युनफे ने हाथ रगड़ते हुए कहा। वो कल रात सो नहीं सका था, सोचते हुए कि 2 लाख युआन मिलते ही कैसे खर्च करेगा। वांग युनमे ने वांग युनफे को गुस्से से देखा, लेकिन वो जानती थी कि उसका भाई ऐसा ही है। उसने मजबूरन सिर हिलाया।
ठीक है, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ कागजी काम निपटाऊंगी, लेकिन मुझे वचन दो कि पैसे लेने के बाद तुम अपनी पत्नी के साथ घर देखने जाओगे, शादी से जुड़ी सारी बातें निपटाओगे, इसे जुआ खेलने में मत लगाना, ठीक है? ओह, मुझे पता है, दीदी। शादी के पैसे को जुआ खेलने में कैसे लगाऊं? चिंता मत करो। चैप्टर 74 क्रॉस डायमेंशनल कॉम्बिनेशन। आज मौसम ठीक था, हालांकि सुबह अभी भी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन पहले जैसी सूखी और कड़ाकेदार ठंड नहीं थी। सड़क किनारे के पौधों में नए अंकुर निकल आए थे। वसंत के आरंभ के बाद उत्तर में स्थित बायून सिटी धीरे धीरे गर्म होने लगा था। अजोंग के बाहर का चौराहा हमेशा की तरह भीड़ भरा था। जैसे ही जियान आई और गुआंटाओ सड़क पार कर रहे थे, पीछे से एक मर्सिडीज बेंज धीरे धीरे सड़क किनारे रुक गई। कार का दरवाजा खुला और शिया कंगवान अपने स्कूल बैग के साथ बाहर निकली। उसने सड़क किनारे खड़े दोनों को चमकती मुस्कान दी और कहा, सुप्रभात जियान आई, गुआंटाओ। आज शिया कंगवान भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रही थी। उसके चमकते काले बाल पोनीटेल में बंधे थे। ये साधारण सा हेयर स्टाइल था, लेकिन उसने पीले रत्न वाली नाजुक हेयर क्लिप लगाई थी। एक नज़र में ही पता चलता था कि यह बहुत महंगा है। कल गेमिंग सिटी में हुई बातचीत के बाद उनके रिश्ते में सुधार हुआ था। दोनों ने समझदारी दिखाते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। सुप्रभात कंगवान। शिया कंगवान ने पहल करते हुए उनके हाथों को दोनों तरफ से पकड़ा और कहा, कल मेरे चाचा खाने पर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मासिक परीक्षा के बाद एक नया छात्र ट्रांसफर होकर आने वाला है। तुम्हारे चाचा? गुआंटाओ थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर जल्दी से समझ गई। ओह, अब याद आया। तुम्हारे चाचा शिया बिन हमारे स्कूल के चेयरमैन हैं, लेकिन इस समय ट्रांसफर स्टूडेंट आते हैं। गुआंटाओ ने हैरानी से भौहें चढ़ाईं। आखिरकार स्कूल कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था और फाइनल परीक्षा 2 महीने बाद थी। शिया कंगवान ने सिर हिलाया। ये ट्रांसफर स्टूडेंट भी मासिक परीक्षा में शामिल हुआ था। सुना है कि उसके नतीजों के आधार पर उसे सीधे किसी क्लास में रखा जाएगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अजोंग एक प्रतिष्ठित स्कूल है। जब तक उनके परिवार के पास स्कूल फीस देने के लिए पर्याप्त पैसा है, ट्रांसफर स्टूडेंट का दाखिला मुश्किल नहीं होगा, जियानआई ने हल्के स्वर में कहा। गुआंटाओ और शिया कंगवान ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों ने हाथ में हाथ डालकर स्कूल के गेट में प्रवेश किया, और ये तुरंत ही एक अनोखा दृश्य बन गया। सीनियर छात्र उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन यह वन के छात्रों की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। जियानआई, गुआंटाओ और शिया कंगवान, ये किस तरह का क्रॉस डायमेंशनल कॉम्बिनेशन था? सभी जानते थे कि शिया कंगवान शिया ग्रुप की वारिस है। यह वंश और पूरे अजोंग में उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही शानदार था। आमतौर पर जो लोग उसके साथ दिखाई देते थे, वे थे लिन यी, यान टियन और गाओ यांग। अब शिया कंगवान ने जियानआई को अपने बाएं हाथ में और गुआंटाओ को अपने दाएं हाथ में पकड़ा था। तीनों हंसते और बातें करते हुए दिख रहे थे। ये स्पष्ट था कि उनके बीच बेहतरीन संबंध थे। क्या मैं अंधा हूँ? जियानआई के साथ वाला व्यक्ति शिया कंगवान थी। कहा नहीं जाता कि शिया कंगवान के अजोंग में कोई महिला दोस्त नहीं है। वो आमतौर पर लिन यी और बाकी लोगों के साथ दिखाई देती हैं। सही है, सुना है कि वो यान टियन की गर्लफ्रेंड है। यह वंश की ये एक आदर्श जोड़ी है। फिर वो उन 2 गरीब बच्चों के साथ क्यों है? और वे काफी करीब लग रहे हैं। देखो कैसे बातें और हंसी मजाक कर रहे हैं। उनके चारों ओर निजी बातचीत शुरू हो गई। हालांकि लोग आवाज नीची कर रहे थे, लेकिन जियानआई, जिसे मानसिक साधना तकनीक थी, फिर भी सुन रही थी। हालांकि जियानआई ने परवाह नहीं की। ये लोग सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को असामान्य मानते थे, इसलिए उनके झुंझलाने वाले शब्द सुनना सामान्य था। स्कूल बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद वे अलग होने ही वाले थे कि गुआंटाओ ने शिया कंगवान को पीछे खींचा। चैप्टर 75 आस्क नैतिकता। हूँ। शिया कंगवान ने अपनी चमकती आंखें झपकाईं और गुआंटाओ की ओर देखा। क्या हुआ गुआंटाओ? गुआंटाओ ने पहले इधर उधर सावधानी से देखा और जियानआई को खींचकर दूसरों की नज़रों से छिपाया। फिर उसने चुपचाप अपनी जेब से एक सफ़ेद रेशमी रुमाल निकाला। जियानआई और शिया कंगवान ने देखा, यह कोई सामान्य रेशमी रुमाल नहीं था, बल्कि गाओ यांग का था। कंगवान, तुम गाओ यांग के करीबी हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कि मैं ये रुमाल उसे वापस कर दूं? गुआंटाओ ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए जल्दी से समझाया, मैंने इसे साफ धो लिया है, हल्के गर्म पानी से धीरे से रगड़ा है, ये जैसे नया ही हो गया है। इसके साथ ही गुआंटाओ घबराई हुई अपनी नज़रें नीचे कर ली।
शायद इसलिए कि वो एक एलवी रेशमी रुमाल पकड़े हुए थी, या शायद गाओ यांग के सख्त चेहरे को सोचकर उसे थोड़ी डर सी लग रही थी। शिया कंगवान ने ये देखकर हल्की मुस्कान दी। उसने गुआन टाओ की ओर देखा और धीरे से कहा, गुआन टाओ, ये रेशमी रुमाल अपने पास रखो। मैं गाओ यांग को जानती हूँ, वो इसे नहीं चाहेगा। गुआन टाओ चौंक गई। फिर उसने असहाय होकर होंठ सिकोड़े और नर्वस होकर कहा, मैं जानती हूँ कि इस तरह के महंगे सामान को आसानी से धोया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल किया है। ये रेशमी रुमाल इतना कीमती है, मैं इसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुमने मेरी बात गलत समझी। शिया कंगवान ने उस रोने वाली गुआन टाओ की ओर देखकर जल्दी से समझाया। मेरा मतलब है कि गाओ यांग तुम्हें भरपाई करने नहीं देगा, क्योंकि वो सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। वो तुम्हें ये रेशमी रुमाल इस तरह इस्तेमाल करने दे रहे हैं। यह उनका तोहफा है, तुम्हें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन गुआन टाओ ने सहज रूप से इनकार किया। किसी और की चीज़ बिना वजह स्वीकार न करना एक बात थी, और इतनी महंगी चीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा। ठीक है गुआन टाओ, किंगहुआन ने पहले ही कहा कि गाओ यांग सफाई का पक्का ध्यान रखते हैं। भले ही तुम इसे लौटाओ, वो इसे फेंक भी सकते हैं। यह इतना अच्छी रेशमी रुमाल के लिए बर्बादी होगी, ज़ेन एआई ने समय पर कहा। गुआन टाओ ने धीरे से रेशमी रुमाल को पकड़ लिया और दिल में झिझक रही थी। उसने महसूस किया कि ज़ेन एआई की बात सही थी और सिर हिलाया। ठीक है। शुरुआत में गुआन टाओ ये कहना चाहती थी कि जब उसके पास भविष्य में पैसे आएंगे तो वह गाओ यांग के लिए बिल्कुल नया सामान खरीदेगी, लेकिन उसे ये शब्द बेवकूफ़ी लग गए। अंततः उसने उन्हें निगल लिया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अलविदा कहा और अलग हो गए। जियान आई सीधे कक्षा में गई। जैसे ही वो अंदर आए, उसने महसूस किया कि उसके सहपाठियों की नज़रें पहले से अलग थीं। आमतौर पर ज़ेन एआई इस कक्षा में एक बाहरी व्यक्ति की तरह रहती थी। हर बार जब वो दिखाई देती थी, हर कोई उसे अलग थलग देखकर जांचता था। लेकिन आज कुछ अलग था। कई लोगों की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा थी, यहाँ तक कि स्वीकृति भी। ज़ेन एआई को यकीन नहीं था कि यह भावना सही है, क्योंकि ली यून में जो कक्षा में दिखी ने उसका ध्यान खींच लिया। इस समय ली यून में अपनी सीट पर बैठी थी और ज़ेन एआई को कटु नज़रों से घूर रही थी। अगर नज़रों से मारना संभव होता तो ज़ेन एआई शायद दिखाई देते ही धूल में बदल जाती। ज़ेन एआई ने शांतिपूर्वक नज़रें हटा ली। ये स्पष्ट था कि वो उलझना नहीं चाहती। ली यूनमे के पिता ली कियांग ने पहले हुए घटनाक्रम के कारण ज़ेन एआई को 3 मिलियन युआन का मुआवजा दिया था। सही कहें तो ज़ेन एआई ने 3 मिलियन युआन वसूल किए थे। इसलिए ली यूनमे को घर में कितना भी प्यार मिला हो, ली कियांग शायद उसे इस मामले के लिए डांट देंगे। जैसे ही ज़ेन एआई अपनी सीट पर बैठी, उसकी सामने की बातूनी जू जियो जियाओ ने जल्दी से मुड़कर फुसफुसाया। जियान आई, मैंने सुना कि तुम आज सुबह शिया कंगवान के साथ आई थी। क्या ये सच है? ज़ेन एआई ने मुस्कान के साथ जू जियो जियाओ को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जू जाओ जाओ का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी खराब नहीं थी। कम से कम वो ज़ेन एआई को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जियान आई की प्रतिक्रिया देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, ओह, ये सच है। शिया कंगवान के करीब होने के बाद कोई हमें गंभीरता से नहीं लेगा। आस्क, यह क्या नैतिकता है? चैप्टर 76, कितनी ताजगी। जू जाओ जाओ, तुम्हें इतनी गपशप करना और फैलाना पसंद है। अफसोस कि तुम पत्रकार नहीं बनी। जब एक सहपाठी ने जू जियो जियाओ की बात सुनी तो वो तुरंत खड़ी होकर ज़ेन एआई की मदद करने लगी। बिल्कुल सही, तुम हमेशा दूसरों के बारे में पूछती रहती हो। कितनी उत्साही हो। अगर तुम्हें इतनी गपशप पसंद है तो सावधान रहो कि जब तुम नरक जाओ तुम्हारी जीभ न कट जाए। कुछ लोग जियान आई के लिए बोल उठे। ज़ेन एआई ने डेस्क सजाना रोक दिया और उन छात्रों की ओर देखा जो आमतौर पर उसके साथ ठंडा व्यवहार करते थे। अब वे उसकी तरफ बोल रहे थे। ये ताजगी भरा था, लेकिन फिर ज़ेन एआई ने समझा यह इसलिए था क्योंकि उसने और शिया कंगवान ने दोस्ती कर ली थी। हालांकि अजोंग एक प्रतिष्ठित स्कूल था, कुलीन लोग भी स्तरों में विभाजित थे। जो लोग 1 मिलियन युआन के थे और जो लोग 10 मिलियन युआन के थे, वे एक जैसे नहीं थे। शिया ग्रुप जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 10 बिलियन युआन थी, एक असली अमीर परिवार माना जाता था और साधारण अमीर परिवारों की पहुंच से बाहर था। कई लोग शिया कंगवान के करीब आना चाहते थे। अगर वे उसकी दोस्त बन जाते तो वे भविष्य में अपने परिवार को लाभ पहुंचा सकते थे। लेकिन ये लोग केवल इसलिए सोचते थे क्योंकि सभी ने सुना था कि शिया कंगवान भले ही प्यारी और आकर्षक लगती थी, उससे दोस्ती करना आसान नहीं था।
उदाहरण के लिए ली युनमे ने उस समय खुद पहल की थी क्योंकि शिया कंगवान लिन यी की सबसे अच्छी महिला दोस्त थी। ली युनमे ने सोचा कि शिया कंगवान की दोस्ती से वो अप्रत्यक्ष रूप से लिन यी के करीब पहुंच सकती है, लेकिन ये स्पष्ट था कि ली युनमे बिना किसी नतीजे के लौटी। शिया कंगवान ने उसकी मंशा एक नज़र में ही समझ ली थी। जू जाओ का चेहरा लाल हो गया जब ये छात्र अचानक सामने आए और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम केवल इसलिए जियान आई की मदद कर रहे हो क्योंकि वो शिया कंगवान के साथ चल रही थी? तुम मुझसे भी बदतर हो। तुम सब अवसरवादी हो। पहले तुमने जियान आई के साथ कैसा व्यवहार किया, और अब तुम्हारे पास मुझ पर बात करने का साहस है? तुम और भी घिनौने हो। छात्र ए, तुम क्या बोल रही हो? जू जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ? इसका मतलब क्या है? तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब जियान आई की मदद करके तुम अपने पुराने समय को मिटा सकते हो जब तुम उसे परेशान करते थे? तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। छात्र बी, कौन जियान आई को परेशान करता था? हमें बताओ। जू जाओ, हमारी कक्षा के सभी ने पहले उसे परेशान किया है। किसने उसके बारे में पीछे से बुरी बातें नहीं कही? किसने उसके गरीब परिवार को नीचा नहीं दिखाया? अब क्यों? क्योंकि वो शिया कंगवान के करीब आ रही है, अब कोई भी स्वीकार नहीं करता। जू जाओ अपने उपनाम छोटी लाउडस्पीकर के मुताबिक ही थी। बहस करते समय वो पूरी ऊर्जा के साथ बोलती रही, और जब वो कुछ लोगों के साथ अकेले बहस करती थी तब भी पीछे नहीं रहती। जियान आई ने सामने का दृश्य देखा और हंसना चाहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब छात्र दो गुटों में विभाजित हो जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन चाहे जू जियाओ कितनी भी गपशप करती रही, वो सच बोल रही थी। जियान आई को स्वाभाविक रूप से पता था कि आज ये छात्र उसके लिए बोल क्यों रहे थे। इसलिए वो बहुत शांत रही और उसे किसी भावना या आभार का अनुभव नहीं हुआ। वो और किंगहुआन अच्छी तरह से मेल खाते थे और किंगहुआन ने जू डांग होकर दोस्ती की। इन दोहरे चरित्र वाले छात्रों की तुलना में जियान आई ने उनके लिए ज़्यादा प्रयास खर्च नहीं करना चाहा। वो जानती थी कि इस स्कूल में उसके केवल दो दोस्त हैं, ग्वान टाओ और शिया कंगवान। इसके अलावा अगले हफ्ते फिर से उन्हें अलग कक्षाओं में बांट दिया जाएगा। चैप्टर 77, ये रुमाल तुम्हें कहाँ से मिला? ली युनमे क्लास के पीछे बैठी थी और छात्रों की बहस सुन रही थी। उसके हाथ अनजाने में कसकर मुट्ठी में भींच गए। तालाब वाली घटना के बाद हुए घाव अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। चलते समय उसकी चाल अजीब लगती थी, और स्कूल में आते ही उसे महसूस हुआ कि सब उसके पीछे हंस रहे हैं। इसके अलावा उसके पिता ने उसे बताया कि उसने जियान आई को तालाब में धक्का दिया था, इस वजह से उन्हें जियान आई को 3 मिलियन युआन मुआवजा देना पड़ा। उसे कड़ी डांट पड़ी और उसके पिता लगभग उसे दादा के पास दूसरे स्कूल भेज देते। अगर उसकी माँ ने विनती न की होती तो वह आज अजोंग लौट ही नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वो वापस आई, उसने सुना कि जियान आई और शिया कंगवान दोस्त बन गई हैं। ये सुनकर उसके दिल में बेचैनी भर गई। उसे अपनी नाराज़गी निकालने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था और वो इतनी गुस्से में थी कि दीवारें नोच लेना चाहती थी। उसे पता था कि उसने लिन यी की वजह से शिया कंगवान के करीब आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शिया कंगवान ने कभी उसकी ओर देखा तक नहीं, और जियान आई ने कौन सा जादू किया कि वो उसकी दोस्त बन गई? अभी ली उनमें ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसे ये गुस्सा दबाना पड़ा। लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी, जियान आई को चैन से नहीं जीने देगी। सुबह की चारों क्लास की जियान आई को पहले से ही जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो ध्यान से सुनती रही। दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद जब जियान आई कैफेटेरिया जाने वाली थी, तभी उसने गलियारे में हलचल सुनी। एक बड़ा समूह गलियारे के आखिरी छोर की ओर भाग रहा था। जियान आई ने भौहें सिकोड़ लीं। आमतौर पर लंच टाइम पर सभी लोग कैफेटेरिया की लाइन से बचने के लिए पहले दौड़ते हैं, तो अब ये लोग गलियारे की ओर क्यों भाग रहे हैं? जियान आई। तभी क्लास 5 की एक लड़की दरवाजे पर दिखाई दी। उसने देखा कि जियान आई अभी भी क्लास में थी तो चैन की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो जल्दी से बोली, ग्वान टाओ मुसीबत में है, जल्दी चलो और देखो। जियान आई को याद आया कि यह लड़की ग्वान टाओ की ही क्लास की है। उसने ग्वान टाओ से सुना था कि वही कुछ गिने चुने छात्रों में से थी जो उससे बात करती थी। बिना कुछ पूछे जियान आई उसके पीछे तेजी से क्लास 5 की ओर भागी। इस समय क्लास 5 के दरवाजे के बाहर गलियारे में पहले से ही भीड़ लगी थी। ये सब पास वाली क्लास के पहले साल के छात्र थे। जियान आई अभी दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी कि उसने भीड़ में से एक तीखी आवाज़ सुनी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये रुमाल तुम्हें कहाँ से मिला?
एक लड़की, जिसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने थे, ने ग्वान टाओ की कलाई कसकर पकड़ रखी थी। उसके दूसरे हाथ में एक एलवी लोगो वाला सिल्क रुमाल था। वो रुमाल असली और बहुत उच्च गुणवत्ता का लग रहा था। ग्वान टाओ की कलाई दर्द से छिल रही थी। इतनी भीड़ के बीच वो डर से कांप गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, और वो ये भी नहीं कह सकती थी कि यह गाओ यांग का रुमाल है। अजोंग के छात्रों की आदतें वो जानती थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उसके पास गाओ यांग का रुमाल है, तो वे तरह तरह की अफवाहें फैलाते। सबसे अहम बात यह थी कि सवाल पूछने वाली लड़की और कोई नहीं, बल्कि यू मेंग्याओ थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसकी सगाई गाओ यांग से हुई है। यू मेंग्याओ का खूबसूरत चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे ग्वान टाओ से जवाब सुनने की भी जरूरत नहीं थी। वो रुमाल गाओ यांग का ही था, क्योंकि यह रुमाल एलवी की इस साल की स्प्रिंग लिमिटेड एडिशन डिज़ाइन का था। और भले ही एयरजोंग एक अमीरों का स्कूल था, लेकिन इतने महंगे ब्रांड का रुमाल सिर्फ गाओ यांग ही इस्तेमाल कर सकता था। उसने खुद उसकी आंखों से उसे ये रुमाल इस्तेमाल करते देखा था। यू मेंग्याओ के दिल में गाओ यांग एक बेहद शालीन और परफेक्ट इंसान था। वो जिंदगी के हर पहलू में गुणवत्ता का पीछा करता था। चैप्टर 78। मैं कैसे डर सकती थी? ग्वान टाओ अपनी गर्दन से कोड़ते हुए खड़ी हो गई। भले ही उसका मन साफ था, लेकिन इतने लोगों के चारों ओर होने की वजह से वह शर्म से लाल हो गई। यू मेंग्याओ के साथ खड़ी दूसरी लड़की ने ये देखा और हंसते हुए कहा, इतनी महंगी सिल्क की रुमाल ये गरीब लड़की कहाँ से लाएगी? उसने जरूर चुराया होगा। नहीं, मैंने चुराया नहीं। ग्वान टाओ की आंखें चिंता से लाल हो गईं और वो जल्दी से सिर हिलाकर इनकार करने लगी। लेकिन वो क्या कर सकती थी? फर्स्ट ईयर में साउथ सिटी से केवल कुछ ही लोग थे, और सभी उन्हें पहचानते थे। ग्वान टाओ का परिवार तो ZNAI से भी कठिन परिस्थिति में था। उस समय वो ये नहीं बता सकती थी कि इतनी महंगी रुमाल कहाँ से आई। सभी सोच रहे थे कि उसने इसे चुराया है। ओह, मुझे पता नहीं था कि यह इतनी बड़ी चालाक है। यह आमतौर पर तो ईमानदार लगती थी। गरीब होने की आदत है, इसलिए अच्छी चीज़ें देखकर हाथ अपने आप खुजने लगते हैं। अरे, मुझे साउथ सिटी के इन किसानों के बारे में पहले से ही अच्छा नहीं लगता था। अब उनके हाथ पांव साफ नहीं हैं। उन्होंने हमारे अजोंग जैसी प्रतिष्ठित स्कूल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। दर्शक लोग एक साथ बात करने लगे। ग्वान टाओ ने ये सुना तो तुरंत दुखी होकर रो पड़ी और सिर हिलाया। मैंने चुराया नहीं। यह क्या? यू मेंग्याओ ने ग्वान टाओ की बात बीच में काट दी। उसे पता था कि यह गाओ यांग की रुमाल है, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं कहा ताकि बाकी लोग गलतफहमी में आकर ग्वान टाओ को अपमानित करें। इस जंगली लड़की का साउथ सिटी से गाओ यांग की चीज़ें इस्तेमाल करने का क्या अधिकार था? यू मेंग्याओ जितना सोचती, उतना ही गुस्सा बढ़ता। उसने तुरंत पकड़ कसते हुए चिल्लाया, तुम चोर हो, तुमने चुराने की बात स्वीकार नहीं की। ग्वान टाओ दर्द में चिल्लाई। उसका दूसरा हाथ सहज रूप से यू मेंग्याओ के हाथ को पकड़ने चला गया। मैंने चुराया नहीं, छोड़ दो। ग्वान टाओ घबराकर विरोध कर रही थी, और उसकी नाखून गलती से यू मेंग्याओ की त्वचा को खरोंच गए। यू मेंग्याओ ने दर्द से ठंडी सांस खींची। हिस। नज़दीक से देखा जाए तो ग्वान टाओ की नाखूनों से यू मेंग्याओ के हाथ की पीठ पर खून निकल गया था। यू मेंग्याओ की आंखें काली हो गईं। ग्वान टाओ भी चौंक गई। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ग्वान टाओ ने घबराकर माफी मांगी, लेकिन दर्शक पहले ही ये दृश्य देख चुके थे। ओह मेरे, उसने कुछ चुराने के बाद किसी पर हमला करने की हिम्मत कर दी। सच में यह आंखें खोलने वाला है। ये कितनी बेइज्जती है। उसने यू मेंग्याओ का हाथ पकड़ रखा और उसे लाल कर दिया। यह निर्दयी है। सही कहा, उसने तो भोली बनने का नाटक भी किया। ये घिनौना है। ग्वान टाओ रोते हुए माफी मांग रही थी, लेकिन यू मेंग्याओ ने नहीं सुना। उसे हाथ की पीठ में जलन महसूस हुई। उसकी आंखों में एक खतरनाक नज़र चमकी और वो चिल्लाई, तुमने कुछ चुराने के बाद मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उसने ये कहा, यू मेंग्याओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और ग्वान टाओ के चेहरे की ओर लहराया। सब लोग ऐसे खड़े थे जैसे कोई मज़ेदार नाटक देख रहे हों। यू मेंग्याओ का परिवार प्रतिष्ठित था और उसका सख्त स्वभाव अजोंग में प्रसिद्ध था। इस स्थिति में ग्वान टाओ का उसके हाथों में कोई फायदा नहीं होने वाला था, और न ही वो विरोध कर सकती थी। लेकिन जैसे ही सभी थप्पड़ का इंतजार कर रहे थे, अचानक एक पतला और गोरा हाथ यू मेंग्याओ की बांह को बीच में ही पकड़ लिया। सबकी सांसें रुक गईं। उन्होंने अपनी आंखें फोकस की और देखा कि जियानाई किसी समय प्रकट हो गई थी। वो मेंग्याओ और ग्वान टाओ के बीच खड़ी थी। उसका बेपरवाह चेहरा सामने था।
उसका पतला शरीर पीछे ग्वांटाओ को ढक रहा था और दूसरा हाथ मजबूत तरीके से मेंग्याओ के हाथ को पकड़ रहा था। जियान आई, यू मेंग्याओ ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया। वो चौंकी और अपना हाथ बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पिंचस ने उसका हाथ पकड़ रखा हो और वो हिल न सके। यू मेंग्याओ घबरा गई और चिल्लाई, कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? थप्पड़। जियन एआई का चेहरा बेपरवाह था। मेंग्याओ कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने यू मेंग्याओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं कैसे डर सकती थी? चैप्टर 79, ग्वांटाओ के लिए खड़ा होना। सबने महसूस किया कि हवा ठंडी पड़ गई। सभी लोग झकझोर कर जियन एआई की ओर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी भूत को देखा हो। सबकी नज़रों में जियन एआई हमेशा विनम्र और डरपोक लड़की रही थी, लेकिन इस समय जब वो उनके सामने खड़ी थी, उसकी ओर से ठंडी और सख्त ऊर्जा महसूस हो रही थी। आसपास का तापमान मानो घट गया हो। वो थप्पड़ निपुण और तेज था। कैसे संभव है कि जो जियान आई आमतौर पर जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती थी, उसने इतनी निर्भीकता दिखाई? यू मेंग्याओ तुरंत अपने गाल में जलन महसूस करती है और लंबे समय तक होश में नहीं आती। वो थप्पड़ खाए? जियान आई ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा? जियन एआई ने इतने लोगों के सामने उसका चेहरा थप्पड़ मारा? एक पल के लिए यू मेंग्याओ शर्म और गुस्से से भरी हुई थी। जैसे गुस्सैल शेरनी, वो घूमा और जियन एआई पर टूट पड़ी। लेकिन भले ही वो अभिमानी और दबंग थी, यू मेंग्याओ जैसी अमीर लड़की को लड़ाई करना कैसे आता? जियन एआई ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगा दी और यू मेंग्याओ का शरीर दर्द से एक अजीब अवस्था में मुड़ गया। यू मेंग्याओ इतना दर्द महसूस कर रही थी कि उसके आंसू निकल आए। लेकिन जियन एआई ने रुकने का नाम नहीं लिया जब तक कि यू मेंग्याओ का शरीर जमीन पर ढीला नहीं हो गया। आखिरकार वो ग्वांटाओ के सामने घुटनों के बल बैठ गई। दूसरी लड़की होश में आए और मेंग्याओ की मदद करने वाली थी, तभी उसने जियन एआई की नज़र अपनी ओर महसूस की। जियान आई की आंखें तीतर जैसी ठंडी और तेज थीं, जिससे वो तुरंत सिर से पांव तक ठंड महसूस करने लगी। मदद करने का विचार एक पल में गायब हो गया। उसका शरीर वहीं जम गया, जैसे किसी ने उसका अणुबिंदु दबा दिया हो। जियान आई को क्या हुआ? वो इतनी सख्त कैसे हो गई? क्या उसने गलत दवा ले ली? उसने यू मेंग्याओ को छूने की हिम्मत कैसे की? सही कहा, उसने परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा? यू मेंग्याओ का कजिन स्कूल के बाहर गैंगस्टर है। सबने होश में आते हुए फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया। भले ही जियन एआई का ये कदम उन्हें चौंका गया, वे ज्यादा नहीं सोच रहे थे। आखिरकार जियान आई और ग्वांटाओ हर दिन अलग नहीं रहते थे, इसलिए ग्वांटाओ के लिए खड़ा होना उसके लिए सामान्य था। कुछ समय बाद जियान आई ने आखिरकार यू मेंग्याओ को छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे यू मेंग्याओ के शरीर की सारी ताकत खींच ली गई हो। वो तुरंत जमीन पर गिर गई, जैसे कीचड़ में लिपटी हुई हो। उसके आंसुओं की वजह से पलकें फड़क रही थीं और वो बिल्कुल बुरी हालत में दिख रही थी। जियान आई, ग्वांटाओ जियान आई के पीछे खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने खुद को बेकार मानते हुए चुपचाप गाली दी। अब क्योंकि जियन एआई ने उसके कारण यू मेंग्याओ से टकराव किया, भविष्य में परेशानी होने वाली थी। जियान आई तुरंत अपनी ऊर्जा वापस खींच लेती है और आसपास के लोगों की ओर देखती है। फिर वो जमीन से सिल्क की रुमाल उठाती है और धीरे से कहती है, ये रुमाल गाओ यांग की है। ग्वांटाओ ने इसे चुराया नहीं। जियन एआई ने सच्चाई बोली, अरे, ये रुमाल गाओ यांग की है, ये यू मेंग्याओ की नहीं है। ओह, मुझे लगा ये यू मेंग्याओ की है। अगर ये उसकी रुमाल नहीं है, तो वो क्यों चिल्ला रही है? उसने तो चोर भी कहा। मुझे लगा उसने अपनी चीज चुरा ली है। क्या तुम नहीं जानते कि यू मेंग्याओ और गाओ यांग बचपन में सगाई में थे? उसने शायद ग्वांटाओ पर गाओ यांग की रुमाल देखकर जानबूझकर परेशानी बनाई। कितना बेकार था मेरा प्रयास। सोचा कि मैंने अभी उसकी मदद की, लेकिन पता चला कि मैं एक अत्याचारी की मदद कर रही थी। ये छात्र उन फैंस सीटर जैसे थे। जैसे ही हवा की दिशा बदल गई, उन्होंने तुरंत यू मेंग्याओ को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उसकी आलोचना करने लगे। यू मेंग्याओ ने जैसे ही होश पाया और चारों तरफ की नुकीली बातों को सुना, वो तुरंत विरोध करने लगी। मुझे पता है कि यह गाओ यांग की है, लेकिन ये ग्वांटाओ के पास क्यों है? तुम अभी भी कहते हो कि उसने इसे चुराया नहीं? मैंने इसे उसे उधार दिया था। इस समय भीड़ के पीछे से गाओ यांग की आवाज़ अचानक सुनाई दी। चैप्टर 80, परेशानी मत पैदा करो। सबने तुरंत उसके लिए जगह बनाई। गाओ यांग भीड़ के पीछे खड़ा था। लिन यी और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से उसके साथ थे।
गाओ यांग ने अपना हाथ उठाकर अपने चश्मे को समायोजित किया। उनकी तेज आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उनका नजर यू मिंगयाओ पर ठहर गया, जो जमीन पर बैठी थी। जियान आई। शिया कंगवान सबसे पहले भीड़ के बीच से जियान आई के पास पहुंची। उसका खूबसूरत चेहरा भी भ्रूमिचलित था। उसने पहले ग्वान टाओ को देखा, जिसकी आंखें लाल हो गई थी, फिर यू मिंगयाओ की ओर देखा। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जियान आई ने भी ग्वान टाओ की ओर देखा। ग्वान टाओ ने होंठ संकरे और सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। इसी समय गाओ यांग भी आगे बढ़ा। जब यू मिंगयाओ ने ये देखा, वो तुरंत ऐसा चेहरा बनाकर दिखाने लगी जैसे उसे अन्याय हुआ हो। उसने होंठ सिकोड़ लिए, जैसे रोने वाली हो। भाई यांग। वो अब कमजोर और परेशान दिख रही थी। पहले जैसी अहंकार और दबंगई कहाँ गई? लिंग ही और यान टियन पास खड़े होकर यू मिंगयाओ के नाटक को देखते रहे। वे अपनी भौहें चढ़ा बैठे। सभी जानते थे कि यू मिंगयाओ का स्वभाव तेज और दबंग है। उसका यह नाजुक दिखना केवल गाओ यांग के लिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे वे इसके आदी हों। जैसे उसने ये सब नहीं देखा, गाओ यांग ने केवल धीरे से पूछा, तुम खड़ी हो सकती हो? यू मिंगयाओ ने होंठ बाहर किए और सिर हिलाया। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरी ताकत नहीं है। गाओ यांग ने चुपचाप अपनी नाक से एक हल्की आह भरी, लेकिन फिर भी यू मिंगयाओ को उठाने के लिए झुक गया। यू मिंगयाओ तुरंत मानो कमजोर हो गई हो और उसने गाओ यांग की बाहों में झुककर ऐसा महसूस कराया जैसे यह मौका लेकर उसने सबके सामने अपनी दबंगई दिखा दी। जब शिया कंगवान ने ये देखा, उसने अपनी आंखें घुमाई और स्पष्ट किया कि वह उन्हें अब नहीं देखना चाहती। उसने तुरंत कहा, मैं पहले जियन एआई और ग्वान ताओ के साथ खाना खाऊंगी। यहाँ की चीजें तुम संभालो। गाओ यांग ने धीरे से सिर हिलाया। शिया कंगवान ने यू मिंगयाओ की ओर आखिर तक देखा, फिर जियान आई और ग्वान ताओ को खींच लिया। भीड़ ने तुरंत रास्ता दे दिया और जियन एआई की पीठ को देखकर हैरान हो गई। गाओ यांग थोड़े गर्वीले और ठंडे स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने इन गैर मुकाबले वाले लोगों को कुछ भी समझाने का मन नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने तुरंत यू मिंगयाओ की ओर हल्का दोषपूर्ण नजरिया डाला, और जैसे ही उन्होंने मुख खोला, उन्होंने कुछ कठोर नहीं कहा, केवल धीरे से कहा, भविष्य में इस तरह की परेशानी मत पैदा करो। यू मिंगयाओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसके पास अपनी नाराजगी कहने की जगह नहीं रही। थोड़ी देर बाद उसने बुदबुदाया, मैंने देखा कि तुम्हारी रुमाल किसी और के पास थी, इसलिए मुझे लगा कि इसे चुरा लिया गया है। ऐसा जानबूझकर नहीं किया। किसने कहा कि तुम ऐसा छोटा सा चीज किसी को उधार दे दो? यान टियन अब और नहीं सह सके। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि यह एक गलतफहमी थी, तो भूल जाओ, अब चलो और खाना खाएं। जब भीड़ ने देखा कि अब देखने लायक कोई चीज नहीं है, तो वे बिखर गए। तुम जानते हो कि तुम यू मिंगयाओ के साथ ही क्लास में हो, तो तुमने रुमाल क्यों नहीं छिपाया? उसने तो जान लिया कि गाओ यांग किस प्रकार का अंडरवियर पहनता है, इसलिए वो रुमाल को पहचान गई। जैसे ही वे स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकले, शिया कंगवान ने ग्वान टाओ की ओर हताश नज़र से देखा। ग्वान टाओ जानती थी कि उसने सबके लिए परेशानी पैदा की है। ये सुनकर वो और भी नीची हो गई। स्कूल यूनिफॉर्म की जेब बहुत उथली थी। रुमाल का कोना थोड़ा बाहर निकल गया और यू मिंगयाओ ने देख लिया। शिया कंगवान ने हताश होकर सिर हिलाया। तुम्हारी किस्मत खराब थी। मैं यू मिंगयाओ के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसने तुम्हें नहीं मारा, है ना? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज ऑफ शोभना को।